शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल आज बड़े ही हर्ष के साथ आपको जानकारी देते हुए अच्छा लग रहा है, आनंद लग की अनुभूति हो रही है कि आज हमारा कार्यक्रम 19 वर्ष की अनवरत यात्रा पूरी करते हुए अब 20वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। 15 अगस्त 2023 को हम 20वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। जब ये एपिसोड आपके सामने आएगा, अर्थात 20 तारीख को, तो हम 20वें वर्ष में प्रवेश कर चुके होंगे। यह सब आपके प्यार और आशीर्वाद और सहयोग की वजह से ही ये एक काव्य अनुष्ठान इतने समय से चल रहा है। आज हमारे बीच में पुराने साथी हमारे साथ हैं और सतमौला कवियों की चौपाल में डॉक्टर कीर्ति काले, जो देश की नहीं बल्कि विश्व विख्यात कवित्री हैं, वो तो हमारे साथ हैं ही। साथ ही हमारे बीच में हमारे टीवी शो पर सतमौला कवियों चौपाल में 2004 में जिन्होंने काव्य पाठ किया था, देश के सुप्रसिद्ध हास्य कवि राकेश सोनी जी भी हमारे साथ। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध कवि और लापतागंज, जो शरद जोशी जी की कृतियों पर आधारित कहानियों का एक नाट्य रूपांतर हुआ करता था, उसमें मुख्य पात्र को अभिनीत भी आपने किया। उनका नाम होता है आरपी शर्मा। हमारे मध्य उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद और आप जिनका विषय है समाज शास्त्र। आप अनेक साहित्यकारों के आप प्रेरणा स्रोत रहे हैं, साहित्यकारों के आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद में लंबे समय से जुड़े हुए हैं और देश के मूर्धन्य विद्वान साहित्यकार हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर संजीव शर्मा जी। आप पूर्व में कुलपति रहे हैं महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मोतीहार के और हमारे बीच में उपस्थित हैं देश में पहली संभवतः फिल्म आई थी चंद्रावल, जिसने हरियाणवी फिल्मों को स्थापित किया। उसके बाद फिर रिक्तता आ गई, उसको पूरा रिक्तता को भरने का जो काम किया वो किया देश के सुप्रसिद्ध युवा निर्माता, निर्देशक और अभिनेता हरिओम कौशिक।
हरिओम कौशिक जी को आपने कई फिल्मों में देखा, मेवात वेब सीरीज में देखा, फौजा वेब सीरीज में देखा, और एक फिल्म और आ रही है, अभी टीजर दिखाया था हरिओम भाई ने, ओपरी हवा हॉरर। और अब मेवात फिल्म का इसलिए भी चर्चा करने जरूरत हो जाती है क्योंकि अभी नुहू मेवात काफी चर्चा में रहा, और मेवात जैसे विषय को फिल्म वाले छूने से भी उनको लगता था कि हमें कुष्ठ रोग हो जाएगा। उस कुष्ठ रोग को पकड़ा, उसका निवारण किया मेवात जैसी फिल्मों से। हो सकता है कि अगर क्या नाम जांच की आंच हरिओम पे भी आ सकती है कि नहीं में जो हुआ तो मेवाती। लेकिन खैर, जब जुबेर यूट्यूबर के आज के जो ज़माने में जो आज सही बात है कि अब कई आईपीसी की कई धाराएं समाप्त हो चुकी हों और देश में ऐसा शासन हो, तो अब अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं होता। इसलिए हरिओम आप आगे बढ़ो, हमारा आपकी शुभकामनाएं। तो मैं सबसे पहले गीतों की मल्लिका, वैसे तो उर्दू का शब्द है लेकिन सौंदर्य की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो गीतों की मल्लिका, और ऐसी गीतकार कवित्री अनूठी जिनकी मैं चर्चा करता हूँ। अनेक सिद्ध कवि हुए हैं, लेकिन अगर मैं एकमात्र सिद्ध कवित्री के रूप में देखता हूँ तो उनका नाम होता है डॉक्टर कीर्ति काले। डॉक्टर कीर्ति काले, सबसे बड़ी बात है, आप अनेक कवित्रियों ही नहीं, कवि समाज के लिए आप प्रेरणा का एक स्रोत है। और अभी हाल ही में आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आप बाबा बागेश्वर धाम के निमंत्रण पर आप उनके कथा पंडाल में पहुंची, और बाबा के अंदर जो एक चपलता है बाल सुलभ, वो चपलता, वो आध्यात्म की दृष्टि और उनको देव्य शक्ति जो किसी की ठठरी तक बजा डालते हैं, वो ऐसा सिद्ध पुरुष जब डॉक्टर कीर्ति काले को सुनता है तो वही उसके अंदर जैसे बच्चा, जैसे एक सुंदर उसके मन भावन कोई चीज या खिलौना मिल जाता है और किलकार करके जैसे वो अपना आनंद प्रकट करता है, ऐसे आनंद प्रदान करने वाली डॉक्टर कीर्ति काले है कि मैं इसी गीत के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले आज सतमोला कवियों की चौपाल में उसी गीत से प्रारंभ है, जोरदार ताली के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। और मैं सतमोला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। इतने लंबे समय से ये कार्यक्रम चल रहा है और देश और दुनिया की तमाम हस्तियाँ इस मंच पर आ चुकी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। जो पंक्तियां आपने कही हैं मैं सुनाती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा सुनाने में। सुनिएगा। स्वागत है। अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं। जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाएं। क्या बात है, क्या बात है। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। और नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। तरक्की खूब करना पर
किसी को होड़ मत दे। वाह वाह, क्या बात है। बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे, वाह वाह, बहुत अच्छे। कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। वाह 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 वाह। और भले चूड़ी भले पायल भले नाहार देना तुम, जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम, भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना। बहुत अच्छी कीर्ति जी, वाह। और 4 पंक्तियां और सुनिए। वाह। आजकल बफे सिस्टम हो गया है, सब लोग खाना खाने जाते हैं, हम लोग भी तब देखते हैं कि अपने अपने प्लेटों में इतना सारा खाना भर लेते हैं और उसके बाद वो खाया नहीं जाता और वो वेस्ट हो जाता है। तो ये 4 पंक्तियां मेरी नोट कर लीजिएगा। अमीरी की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता, सिवा फुटपाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता, भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो, कई लोगों को तो भरपेट खाना। वाह 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 दीदी, वाह वाह दीदी, वाह। आज हमारे बीच में उपस्थित है देश के सुविख्यात हास्य व्यंग्य कवि आर.पी. शर्मा जी। आर.पी. शर्मा जी कवि होने के साथ साथ एक सफल सुप्रसिद्ध अभिनेता भी हैं और एक टीवी सीरियल आया करता था सब टीवी पर, अधिकारी ब्रदर्स का, उसका नाम होता था लापतागंज। लापतागंज शरद जोशी जी की ललित निबंधों और उनकी कहानियों का नाट्य रूपांतर होता था। वो बात अलग है कि वो जितनी भी उन्होंने कोशिश की कुछ ना कुछ अलग प्रकार की रही, कुछ लोगों को वो पसंद आया, कुछ लोग, अधिकतर लोगों को वो मन पर छा गया। लोकप्रियता के कारण उसमें अलग कुछ बदलाव भी करने पड़े कहानियों में, लेकिन वो जो लापतागंज, इस सब के बावजूद भी जो सद प्रयास था वो हास्य व्यंग की एक विशुद्ध शैली होती थी, क्योंकि शरद जोशी जी की जो पहचान थी, और टीवी पर रूपांतरित करते हुए वो एक विशिष्ट एक टीवी सीरियल बन गया लापतागंज। और लापतागंज के अंदर जो मुख्य रूप से बार बार अनेक एपिसोड्स में चरित्र आता था वो आता था मंत्री जी का। मंत्री जी का चरित्र को अभिनीत करने वाले हमारे कवि मित्र आर.पी. शर्मा जी एक उसी प्रकार बहुत शानदार कवि भी हैं हास्य व्यंग के। आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार आपका। अभी मैंने पीछे एक पैरोडी लिखी थी, वो पैरोडी धीरे धीरे पाकिस्तान पहुंच गई, तो पाकिस्तान में भी चैनल पे चली, उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया, तो आप उसका आनंद लीजिए। स्वागत स्वागत। देखिए, 2 देश एक साथ आज़ाद हुए थे और दोनों देश की स्थिति जो है आज पूरी दुनिया के सामने है। वहाँ तरक्की कम हुई क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर नफरत के बम फेंकने का काम किया, और यहाँ की स्थिति तो पूरी दुनिया देख ही रही है। पर दुख जब होता है जब यहाँ के कुछ लोग वहाँ की वाह करते हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ के इन लोगों को वहाँ की स्थिति का अंदाज़ा नहीं है। तो ये कविता मेरी या ये पैरोडी मेरी उन लोगों के लिए है। आओ बेटा तुम्हें बताएं, आओ बेटा तुम्हें बताएं हालत पाकिस्तान की,
आओ बेटा तुम्हें बताएं हालत पाकिस्तान की, आटा मिलता 200 में अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और आप कह सकते हैं और फेंको बम जब मैं कहूँ। आओ बेटा तुम्हें बताएं हालत पाकिस्तान की, आटा मिलता 200 में अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। वो था मुल्क जिन्ना काजा, गधों की लगती बोलियां, गधों की बोलियां लगी थी पैसे के लिए। वो था मुल्क जिन्ना काजा, गधों की लगती बोलियां, जिसने उसको कर्ज दिया वो उसका ही तो हो लिया। जहां आतंकी कैंप चलते थे वहां चली थी गोलियां, मोदी जी अब रहम करो ये बोल रही थी टोलियां। अरे चीख रहा है कड़कड़ उसका मांगे भीख प्राण की, आटा मिलता 200 में अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। अब वो मुल्क सेना का है, वो है मुल्क सेना का जहां का पीएम मौला था। वो है मुल्क सेना का जहां का पीएम मौला था, परमाणु को लेकर भी तो बड़े बोल ही बोला था। आटा पेट्रोल लेने को वो दुनिया भर में दौड़ा था, कोई तो भाई भीख दे दो दुनिया से ये बोला था। बहुत अच्छा बात। अरे चीन भी अब नहीं सुनता है अर्जी उस बेईमान की, आटा मिलता 200 में अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। अब देखिए अपनी भारत माता, ये है अपनी भारत माता, नाच जैसे तलवारों पे। याद करें बापा राणा की तलवार, पृथ्वीराज चौहान जी की तलवार। ये है अपनी भारत माता, नाच जैसे तलवारों पे, जिसने हरदम किया भरोसा उन जैसे गद्दारों पे। ये सुभाष का वतन खड़ा है अपने वीर फौलादों पे, परचम जिसका लहरा रहा है दुनिया के आकाशों पे। अरे अब खाती है दुनिया सारी कसम अपनी शान की, आटा मिलता 200 में अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको बम। आओ बेटा तुम्हें बताएं हालत पाकिस्तान की, आटा मिलता 200 में अब हालत पतली खान की। और फेंको बम, और फेंको बम, और फेंको। बहुत बढ़िया, बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार। अब हम सतमोला कवियों की चौपाल में हम बढ़ चले हैं ऐसे व्यक्तित्व की ओर जिसका नाम होता है हरिओम कौशिक। आजकल एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ है देश की संसद में भी और देश में भी कि हरियाणा जो काफ़ी समय तक सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक रहा करती थी वो झुलस उठा। लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव का नैतिक दायित्व केवल हिंदुओं पर हो अथवा अगर हम कहें कि वह एक पक्षीय हो वो नहीं होगा। अनेक वर्षों से नहीं अनेक सदियों से मेवात एक नासूर रहा है, नूह नासूर रहा है। मेवात नूह यहाँ तक वो गुरुग्राम तक वो हिंसा फैली और वो एकदम तो थी नहीं। मोनू मानेसर हो चाहे किसी प्रकार के ये चरित्र रहे हों और मुल्ला मौलवियों के खतरनाक पिट हों, उसने आग झुलसाने का काम किया। इसी प्रकार के घटनाओं को लेकर के एक फिल्म आई मेवात वेब सीरीज और उसके प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशक, कथाकार हरिओम कौशिक जी हमारे बीच में है। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। सबसे पहले मैं हरिओम कौशिक जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो फिल्म मेवात है इसकी स्टोरी लाइन बताने की कृपा करें कि ये क्या है, क्या इसका कनेक्शन जो आज नूह में हुआ उससे आप देखते हैं क्या? जी, ये बेसिकली मैं इसका निर्माता हूँ और निर्माता का यही होता है कि ऐसे कंटेंट पे पैसा लगाया जाए जिसको लोग देखना चाहते हैं और जो सच के करीब हो। और इसके जो राइटर डायरेक्टर हैं वो मेवात से ही हैं और वारिस नाम है उनका और उन्होंने इस वेब सीरीज़ को स्टेज ऐप के लिए वहाँ पे रिलीज़ किया, बनाया। तो यही होता है कि देखो हमारी लाइन में क्या होता है कि ऐसे विषय को चुनो जो कि सार्थक और समाज को उस सच्चाई के नज़दीक लेकर जाए। तो मेवात साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है और फ्रॉड के नाम पे जाना जाता है, तो उसी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। और उसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो लड़का वारिस मुस्लिम लड़का है और वहाँ के मुस्लिम एक्टर बहुत प्यारे लोग
बहुत अच्छा अभिनय, बहुत अच्छी टीम बनी, लेकिन वहाँ पे एक बहुतायत था जिसको बोलें, या फिर बहुत सारे ऐसे निकम्मे नकारा लोग कहूँगा जिनको, जो इससे अच्छे कामों को छोड़कर जितने भी काम बचते हैं उनको सिरे चढ़ाते हैं, और उस वजह से जो अच्छे जो लोग हैं मेवात के, उनके ऊपर भी कलंक लगता है। तो मैंने तो बड़ा आग्रह किया, और मेरा तो ये मानना है कि जो अच्छे लोग हैं उनको, वो जो फ्रॉड करते हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, उनको बिठाकर उनको पीटना चाहिए पहले तो, कि उनकी वजह से पूरा मेवात बदनाम हो रहा है ना। सरकारों और हम जैसे बाहरी लोगों को तो बाद में जाना चाहिए कि चाहे वो परसेंटेज 1 हो, चाहे 99 हो, चाहे 100 हो, वो जितनी भी है, तो उनकी वजह से अगर कलंक लग रहा है तो दायित्व तो बनता है वहीं के लोगों का कि वो उनको बताओ, समझाओ, और वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेज, जो भी अपनाना अपना कर उनको सुधारो। उनकी वजह से देखो आज कितना बड़ा हर एक मुस्लिम आज शक के दायरे में है। तो मुझे लगता है कि, और फिल्मकार का तो देखो यही होता है कि वो ऐसे विषय को चुनते हैं जिसको, जो आज तक देखा ना गया। तो मेवात में आज तक ऐसी कोई मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये बात है कि कुछ शरारती तत्व और जो खाली दिमाग शैतान का ऐसे लोग पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, लेकिन जो ऐसे अच्छे लोग हैं, क्या ऐसे अच्छे लोग, वारिस भाई जैसे ऐसे अच्छे लोग नू हिंसा का विरोध भी करते हैं क्या? ऐसा आपको प्रतीत हुआ? वो कम है, पता नहीं पिछले दिनों ऐसा क्यों हुआ कि फिर जिनकी वजह से सारा कांड हुआ उनको गलत कहने वाला कोई है ही नहीं मेवात में। वो पता नहीं क्यों चुप्पी खींच जाते हैं, जबकि मुझे लगता है जैसे अपने गांव में चोरी हो जाती है, वो पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है जब पुलिस आती है तो सब लोग मिलजुल के कहते हैं ये चोर था भाई, इसको दंड दिया जाए। वहाँ उल्टा होता है, वो छुपाते हैं। तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, आपको एकदम से जो दोषी लोग उनको फ्रंट पर लेकर जाओ। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा रियो भाई, क्या आपकी जो मेवात सीरीज है उसका विस्तार करने का एक अच्छा अवसर नहीं है? देखो मेरा व्यक्तिगत ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि ऐसा कोई मेरी सीरीज से, हमारी सीरीज से ऐसा कोई बवंडर मचे, लेकिन सच्चाई है, सच्चाई तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और ये हमने 1 साल पहले बनाई थी, अभी शायद पार्ट 2 बन सकती है, स्टेज ऐप के साथ हमारी मीटिंग होनी है। तो बिल्कुल आपने जो पूछा ना कि आज तक वहाँ पे फिल्में नहीं बनी, बहुत कम ना के बराबर, तो वहाँ अनछुए बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। तो हाँ, जब ये बनाई तो मेरे को भी धमकी आई कि भाई तुम लोग हमारी इमेज ख़राब कर रहे हो, तुम लोग मतलब ऐसी हमारी चीज़ें क्यों बना रहे हो। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे गलत तो बना नहीं रहे, आंकड़े हैं, न्यूज़पेपर है, न्यूज़ है, और आप ही के लोग, मतलब सारी चीज़ें हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ हरिओम भाई कि ये संयोग नहीं मानेंगे लोग, क्योंकि मेवात पहले से बड़ा शांत था। आपकी फिल्म के आने के बाद ये एक बोलते ना उद्वेग उत्पन्न होना, और जैसे कि वो फिल्म मेवात फिल्म से जो उनकी वही वाली बात है कि लोगों ने धमकियाँ भी दी। तो खैर हम बात करते हैं फौजा फिल्म की। फौजा फिल्म से बहुत मैंने देखा कि आपकी उस फिल्म के बहुत टीजर बड़े पसंद किए गए। फौजा के बारे में बताने का जी, मतलब हर एक एक्टर के कुछ विशेष प्रोजेक्ट होते हैं उनकी लाइफ में, उसमें से एक मेरा फौजा फिल्म रही है, और वो पिछले दिनों थिएटर में काफ़ी लंबे समय तक चली है, और एक वो फौजी की लाइफ के ऊपर आधारित थी। लोगों ने बड़ा प्यार दिया, और मैं सौभाग्य था कि मैं फौजा टीम का हिस्सा रहा, उसमें एक्टर रहा और क्रिएटिव डायरेक्टर रहा। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि मैं उसमें विलन था, मेरे को गुंडा बनाया गया उसमें। तो हीरो और हीरो की फैमिली थी, उसको मैं पूरी फिल्म में परेशान करता हूँ। तो ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन एक्टर के लिए मुझे लगता है अपने साथ आपके साथ ही हमारे मित्र आरपी शर्मा, आरपी भाई, हाँ, वो खुद भी अभिनेता है, वो आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। तो बधाई आपको कि आप ऐसे टॉपिक ले रहे हो जिससे समाज में क्रांति लाई जा सकती है, समाज को एक दिशा दी जा सकती है कि क्या गलत है और क्या सही है। एक बात मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज का यूथ जो है वो सारा सोशल मीडिया पे बहुत हावी है, वेब सीरीज़ बहुत देखता है। तो वेब सीरीज़ में आजकल, क्योंकि मैंने एक देखी थी उसके बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई वेब सीरीज़ देखने की, कारण ये है कि उसमें जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्या ये आवश्यक है कि उस भाषा का प्रयोग किया जाए, गाली गलौज का प्रयोग किया जाए? क्योंकि हमें अपना गुस्सा दिखाने का तो कई तरीके हैं, बॉडी लैंग्वेज है, कुछ मतलब अगर कोई डांट के
चुप भी कर बोल दे तो भी एक कम्युनिकेट होता है कि आप उससे गुस्सा हो। जो गाली गलौच आजकल ज्यादा हो गई, तो ऐसा क्यों है, क्या बहुत जरूरी है क्या? मुझे तो सार्थक बातचीत आरपी भाई आपने की है। जी, और अब हरियाणवी सिनेमा में हम लोग लगे हुए हैं हर दिन। मेरी अभी भी एक 25 तारीख को स्टेज पे वेब सीरीज आ रही है ऊपरी हवा, आप लोग देखना। लेकिन जैसे आपको दारू की लत दिलवाता ना, एक सर्कल होता है जो ये सब धूम्रपान करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज थोड़ा सा पैक दे दिया, कल थोड़ा सा उसकी मात्रा बढ़ाएंगे, उसकी लत डाल देते हैं। तो ये जो वेब सीरीज खासकर उन लोगों ने ना धीरे धीरे शुरुआत की, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गालियाँ दी, थोड़ी थोड़ी नग्नता दिखानी शुरू की और उसकी मात्रा बढ़ाते गए। अब हमारे बच्चे, हमारे भी बच्चे, हमारे यार दोस्त और छोटी एज के जो छोटे भाई बहन हैं, उनको उस चीज़ की लत पड़ गई और ये बहुत ही बुरा दौर में जाने वाले हम लोग सिनेमा की वजह से। तो मुझे लगता है जो बुद्धिजीवी जितने भी लोग, उनका दायित्व बनता है कि इस चीज़ को रोका जाए। रोका ना जाए तो क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि लकीर खिंची हुई है, उसको मिटा नहीं सकते, लेकिन क्या करें, तो उसके साथ में बड़ी लकीर। तो हमारा दायित्व बनता है फिल्म मेकर के नाते कि हमें अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए। अब मैं हरियाणा की बात करूँ, आप ही की बात में, हरियाणा को बॉलीवुड में बहुत ही नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है। हमारे पुलिस वालों को करप्टेड दिखा, हरियाणा के भाई कित का है नो यूं दिखाते वो करप्टेड है, वो पैसे खींचता है, हरियाणा का कैरेक्टर विलन ही होगा, हरियाणा की माँ अपनी बेटियों को मारती है, ऐसा नहीं है। तो वो बना दिया बॉलीवुड ने। एक बार अब मैं बोलता हूँ मुंबई में, हमें हरियाणा से, अरे यार तुम्हारे तो लड़कियों को उठा लेते हैं। नहीं उठाते भाई, हमारे यहाँ कोई नहीं लड़कियों को उठाता। मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी भी है, कोई नहीं उठाता ऐसे। तो धीरे धीरे ना ऐसा क्या बोलते विमर्श नैरेटिव खड़ा कर देते। तो ऐसे तो ये बड़ा डरावना दौर होता है। तो उसमें आप ना बस इस तरीके की बातें ना करके ग्राउंड पे उतरे और अच्छा काम करें। हरिओम भाई, अभी हाल ही में आपने एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था शायद रोहतक में, हिसार। तो आप जैसे हम हरियाणा में फिल्मों की बात करते हैं, तो आप हरियाणवी फिल्में पर आप क्या भविष्य देखते हैं? आपकी इसमें क्या भूमिका रहने वाली? वो जो फेस्टिवल था हिसार में, भारतीय चित्र साधना का, जो राष्ट्रीय स्तर पे फेस्टिवल करती है हर 2 साल में, तो इस बार उन्होंने छोटा हर स्टेट का हिसार में किया। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे उसमें मेन उस टीम में रखा गया कि फ्रंट पे आप रहोगे। तो हमने फिल्में मंगवाई और वही है कि हमने आह्वान किया कि साफ़ सुथरी अच्छी फिल्में हो, तो बहुत मात्रा में हमारे पास फिल्में आई और शॉर्ट फिल्में आई। तो अभी उसका बड़ा आयोजन होने वाला है पंचकुला में। आपको निमंत्रण आएगा फरवरी में, हाँ, भारतीय चित्र साधना का। तो हमारा मेन मोटिव है कि अच्छी भारतीयता को दिखाने वाली, दर्शाने वाली फिल्में आप हमें भेजें। पिछली बार ये फेस्टिवल भोपाल में हुआ था, जिसकी फिल्मों की संख्या 1000+ थी। तो हमें लगता है इस बार शायद इफ्फी के समकक्ष जाके खड़ा हो गया। बहुत बड़ी बात, और क्वालिटी वाइज भी। और साथ ही में हरियाणा में एक ऐप आई है, स्टेज ऐप, जिसने इतना कंटेंट बनवा दिया साहब कि हर डिस्ट्रिक्ट में फिल्में वेब सीरीज बन रही है बहुत आयता के साथ। उन्हीं को देखते हुए, जो हरियाणा में पैसा बहुत है हमारे यहाँ, और जैसे गुड़गांव है, रोहतक है, भरे पड़े हैं, और हमारे जाट भाई तो इतने पैसा है पूछो मत। तो उनको स्टेज ऐप पर कंटेंट बनने लगा, लोगों ने प्यार देना शुरू किया, तो उन लोगों ने इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स आए। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि जैसे वेब सीरीज बनने लगी है, अब तो मेरे ख्याल से OTT एंट्रीज अभी आनी शुरू हुई हैं, वो शायद इफ्फी में भी आएंगी और चित्र भारती में भी। इसके लिए भी एक अलग सेक्शन बनाया जाएगा? नहीं बन रहा है तो बनना चाहिए। देखो, क्योंकि मुझे लगा फिल्मों से ज़्यादा वेब सीरीज बनने लग रही है, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल अभी मैं एक है ना, क्योंकि ध्यान आ रहा है कि मैं देखता हूँ नजर बट्टू बड़ा चल रहा है। वो उसमें बहुत शानदार कॉमेडी भी है और मोटिवेशनल चीज़ें भी हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप भी कोई ऐसी नई वेब सीरीज लेके आ रहे हैं? देखो, हमारा तो विषय चुनते हैं। जैसे पुलिस वालों पे हमने काम किया, अभी मेरी 2 सीरीज़ आनी है जिसमें मैं पुलिस मेन किरदार में हूँ। तो विषय देखो ऐसा जो समाज को एक दिशा और दशा दे, वैसा ही काम करना चाहिए। तो अगर ऐसा हमें लगा टॉपिक, तो बिल्कुल उसको रातों रात शुरू कर दिया जाएगा। अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अपना बैड बॉयज़ भिवानी। तो हाँ, अभी 19 तारीख से उसका शूट शुरू है। तो आप लोग आइएगा सेट के ऊपर। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में ये थे हरिओम कौशिक जी। और हरिओम कौशिक जी के बाद जो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है इस शो के लिए, मैं उसको एक अचीवमेंट कहूँगा कि हमारे शो के साथ जहाँ फिल्मकार और कलाकार
कविता के पारखी कवि साहित्यकार हमारे बीच में सुप्रसिद्ध शिक्षाविद समाजशास्त्र के आप प्रोफेसर हैं, आपका विषय समाजशास्त्र है और आप अनेक साहित्यकारों के आप प्रेरणा स्रोत हैं। आप हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आज आपने देश भर से पधारे दूरस्थ क्षेत्रों से, सुदूर क्षेत्रों से हमारे बीच में कवि लोग पधारे। आपने, हरिओम कौशिक जी ने, डॉक्टर कीर्ति काले जी ने, आर पी शर्मा जी ने, राकेश सोनी जी ने, आप सब लोग ने संयुक्त रूप से नव गीतकार, नवांकुरों सबको आपने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी बहुत आभारी है। मैं प्रोफेसर संजीव शर्मा जी से आग्रह करूंगा, आप नए बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। संजीव शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं अपने मित्र श्री प्रवीण आर्य जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सबके बीच में आने के लिए, और इस बात के लिए बधाई देता हूं कि 18-19 वर्ष तक एक ही कार्यक्रम को चलाया जाना, निरंतर निर्बाध, और उसमें लोगों की रुचि बनाए रखना, वैविध्य भी बनाना और विषयों में भी एक विविधता लाना, ये सब संभव किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ये भी देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि देश के विभिन्न भागों से नए रचनाकार इस कार्यक्रम से संबद्ध हो रहे हैं निरंतर, और उसमें स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर आयु वर्ग के हैं। ये विविधता बनाए रखते हैं आप। भारत की विविधता है, ये भारत की पहचान भी है, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। भारत की संस्कृति सभ्यता संसार में सबसे पुरानी है और हमने संसार में सबसे पहली कविता गाई है। ऋग्वेद ऋषियों की कविताएं हैं जो उन्होंने प्रकृति की प्रार्थना में लिखी हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने तो क्रौंच वध से पीड़ित होकर, दुखी होकर ये कविता लिख दी और आदि कवि हो गए। और आज देखिए इतने वर्षों बाद भी हमारा सामाजिक जीवन बिना कविता के नहीं है, कोई विज्ञापन बिना कविता के नहीं है, कोई हमारे त्योहार बिना गीत कविता के नहीं है। हमारे सुख दुख के सभी अवसरों पर हम कविता गाते हैं। तो वेद का ऋषि कहता है कविर मनीषी परिभू स्वयंभू। कवि मनीषी होता है, परिभू संसार भर के को देखता है, और स्वयंभू होता है, स्वयं अपने आप में व्यक्तित्व है, स्वतंत्र है। तो ऐसे कवियों से भी आपने आज मेरा परिचय कराया, बहुत सारे लोगों को सुनने को मिला, और बहुत सारे ऐसे नए कवि जो लिख रहे हैं उनको जानने को मिला। मैं एक बार पुनः प्रवीण जी का आभारी हूँ। और एक बात कहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ इसलिए विशेष रूप से कि कई बार हम शिक्षा के क्षेत्रों में साहित्यिक गतिविधियों को शिक्षणेतर गतिविधि कहने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक्स्ट्रा करिकुलर। एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब है शिक्षण से अतिरिक्त। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक अच्छा काम किया है कि अब एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कहते हम उसे भी शिक्षण का ही माध्यम और अंग मानते हैं। इसलिए, और जो अभी हरिओम जी ने कहा भारतीय चित्र साधना की ओर से जो काम हो रहा है, ये भी भारत के संस्कार को आधुनिकता के साथ जोड़ने का काम है। इसलिए तकनीक प्रौद्योगिकी हमारी सहायता करे, लेकिन संसार के सबसे पुराने देश और सबसे पुरानी संस्कृति के भावों को जीवित भी रख सके। वेद कहता है सा संस्कृति विश्वा प्रथमवारा, वह विश्व की पहली संस्कृति है। तो हम विश्व की पहली संस्कृति आज विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति बनने की ओर जा रहे हैं। हम विश्व गुरु रहे हैं, अब पुनः विश्व गुरु बनने की ओर प्रयास कर रहे हैं। तो सभी क्षेत्रों में हमारे लोग प्रगति करें, श्रेष्ठ भारत, समर्थ भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत बने। इसी प्रार्थना, इसी कामना के साथ पुनः एक बार सतमोला कवियों की चौपाल के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, और भाई प्रवीण आर्या जी को इस बात के लिए धन्यवाद, साधुवाद देता हूं कि मुझे इस सबसे जोड़ने का अवसर प्रदान किया। क्या बात। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर संजीव शर्मा जी। आप पूर्व में कुलपति आप रहे हैं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय मोतीहार के, और अनेक साहित्यकार
आपकी प्रेरणा से पल्लवित हुए हैं और मैं प्रभु से कामना करता हूं कि सतमोला कवियों की चौपाल और साहित्यकारों को, कवियों को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। अब समय हो गया है सतमोला कवियों की चौपाल में एक अल्प विराम का। अल्प विराम के बाद मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में प्रशांत अवस्थी, प्रबल पोतदार और हेमंत शर्मा के साथ। मिलते हैं एक अल्प विराम के बाद। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चहेते कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल में। अभी हम देश के उन शीर्षस्थ कवियों को सुन रहे थे जिनको सुन करके, जिनको देख करके, जिनको पढ़ करके एक नवांकुर कवि लिखना शुरू करता है। ऐसे ही नवांकुर कवियों को सजा करके हम आ चुके हैं। उनके प्रकाश में आज आपको जो कविताएं मिलेंगी उससे ये क्षितिज मंडल पूरा प्रकाशित हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय क्षितिज जी की। वो आए और अपने कविता पाठ से इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाएं। धन्यवाद प्रखर जी। अपनी बात को, अपनी कविताओं को मैं 2 मुक्तक से प्रारंभ कर रहा हूँ। 15 अगस्त का माहौल है और देशभक्ति का माहौल है, तो मैं हौसले की बात कहना चाहूँगा कि मरुथल में गुल खिलाएंगे तुम देखना एक दिन, बाधाओं से लड़ जाएंगे तुम देखना। मरुथल में गुल खिलाएंगे तुम देखना एक दिन, बाधाओं से लड़ जाएंगे तुम देखना एक दिन। आंधी की क्या औकात है ये हारेगी एक दिन, आंधी की क्या औकात है ये हारेगी एक दिन, आंधी की क्या औकात है ये हारेगी एक दिन। हम तो दिया जलाएंगे तुम देखना, दिया जलाएंगे तुम देखना एक दिन, हम तो दिया जलाएंगे तुम देखना एक दिन। इसी तरह का, इसी रंग का एक और मुक्तक प्रेषित है जी। स्वागत है। अभी हमारे वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती गई है, उन्हीं को समर्पित मेरी ये 4 पंक्तियां। माता पिता के उर का अरमान था आजाद, माता पिता के उर का वो अरमान था आजाद, माँ भारती के भाल का अभिमान था आजाद, माँ भारती के भाल का अरमान था आजाद। हिंदोस्ता के वास्ते कुर्बान हो गया, हिंदोस्ता के वास्ते कुर्बान हो गया, हिंदोस्ता के वास्ते कुर्बान हो गया। दुश्मन के लिए मौत का पैगाम था आजाद, दुश्मन के लिए मौत का पैगाम था आजाद, दुश्मन के लिए मौत का पैगाम था आजाद। क्या बात। ये मेरे मुक्तक थे। और चूंकि 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व का माहौल है जी, इसलिए अपना जो 3 रंग, अपने देश की जो आन बान शान है, अपना तिरंगा, उस तिरंगे की शान में एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है। जय हो तिरंगा, जय हो तिरंगा, जय 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 हो तिरंगा, जय 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 हो तिरंगा, जय हो तिरंगा, जय हो तिरंगा, जय हो तिरंगा, जय 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 हो तिरंगा। केसरिया बिरला है तिरंगे की शान है, केसरिया बिरला है तिरंगे की शान है, हिम्मत और साहस का प्रेरक प्रतिमान है, प्राण है प्रण है ये त्याग है बलिदान है, प्राण है प्रण है ये त्याग है बलिदान है, केसरिया केसरिया शौर्य का आह्वान है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय
जय हो तिरंगा, जय हो तिरंगा। अब श्वेत रंग, श्वेत रंग शुचिता और शांति का प्रतीक है। भाईचारा प्रेम प्यार राग रंग रीत है। श्वेत रंग शुचिता और शांति का प्रतीक है। भाईचारा प्रेम प्यार राग रंग रीत है। नफरत की नीति नहीं मोहब्बत का मीत है। नफरत की नीति नहीं मोहब्बत का मीत है। जन मन में रुचा घुला जन मन का गीत है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो तिरंगा, जय हो तिरंगा। अब हमारा हरा रंग जी, हरा रंग हरियाली खुशहाली ला रहा। संकल्प और साधना संग प्रगति को गा रहा। हरा रंग खुशहाली हरियाली ला रहा। संकल्प साधना संग प्रगति को गा रहा। जन जन में आस हो देश का विकास हो। जन जन में आस हो देश का विकास हो। जन जन और मन मन में भाव ये जगा रहा। जय हो जय हो जय हो जय हो तिरंगा, जय हो तिरंगा। बहुत बढ़िया, जय हिंद जय भारत। शानदार कविता पढ़ी हमारे प्रकाश जी ने, और प्रकाश जी के प्रकाश से प्रकाशित एक संवेदनाओं का सर्व पुस्तक भी अभी उन्होंने मुझे दी। ये पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शब्दों के साथ साथ में वाणी पर भी बड़ा प्रयास किए हैं, वाणी पर भी बड़े रियाज किए। उन रियाजों के फलस्वरूप हमको ये सुंदर गीत सुनने को मिला, जय हो तिरंगा। और इस जय हो तिरंगा के साथ में हम चलते हैं रतलाम से रतलामी सेवों के साथ में पधारे हुए जुझार सिंह भारी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी हास्य रचनाओं से इस क्रम को आगे। स्वागत है। पहले मनाऊं गणपति गजानन जी, फिर करूँ माँ शारदे को नमन। पहले मनाऊं गणपति गजानन, फिर करूँ माँ शारदे को नमन। फिर मंच पे विराजे जो सज्जन, उनको करता हूँ शत शत नमन। सामने जो बैठे हैं सतमुल्ला के श्रोता जन, कविता के माध्यम से है उनका भी अभिनंदन। कविता के माध्यम से है उनका भी अभिनंदन। कविता अच्छी लगे समर्थन कीजिए, और गड़गड़ाहट हो तालियों की ऐसा सदन। डॉक्टर साहब ने और अभी देशभक्ति की करी। अब मुझे इतनी देशभक्ति तो आती नहीं, अपनी पत्नी भक्ति कीजिए। हाँ, पत्नी भक्ति कर देते हैं। जय हो आपकी फरमाइश पे पत्नी भक्ति। कि मुझको बहुत भाती है तेरी बिंदिया, मुझको बहुत भाती है तेरी बिंदिया जी, निछावर कर दूं इस पे अपनी निंदिया। मुझको बहुत भाती है तेरी बिंदिया, निछावर कर दूं इस पे अपनी निंदिया। के सजनी सजनी आगे पीछे घूम रहा हूँ, आपने कहा था। क्या बात है। सजनी सजनी मैं तो उसको पुकारूं, कि सजनी सजनी मैं तो उसको पुकारूं, बन दर्पण तेरी बिंदिया निहारूं। बंद कर ले तू जरा अपनी अखियां, बंद कर ले तू जरा अपनी अखियां, निछावर कर दूं इस पे अपनी निंदिया। बहुत व्यंग की बात, हास्य की। आपने पत्नी भक्ति का कहा था तो कर दी मैंने। अब देखिए आरती में क्या क्या चढ़ावा आता है। कि हमारा एकमात्र साला, व्यंग देखिए अब आप, कि डॉक्टर साहब आपके कितने साल हैं? मेरे 2। कि हमारा एकमात्र साला बोतल में लेके आया हाला। डॉक्टर साहब समझते हो? समझता हूं, मेरी मालूम मुझे कि हमारा एकमात्र साला बोतल में लेके आया हाला, और गिलास में शराब डाल के बोला। हमारा एकमात्र साला बोतल में लेके आया हाला, और गिलास में शराब डाल के बोला जीजा जी 2 पेग लगाओ।
कि जीजा जी 2 पेग लगाओ और हर टेंशन को दूर भगाओ। हमने कहा प्यारे साले मैं शराब नहीं पीता। हमने कहा प्यारे साले मैं शराब नहीं पीता। हमारा साला बोला कमाल है जीजा फिर तू कैसे जीता। कमाल है जीजा फिर तू कैसे जीता। अरे 2 पेग लगा लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। वाह ये मनोहर हो रही है कि 2 पेग लगा लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। हमने कहा प्यारे साले हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। हमने कहा प्यारे साले हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी दिन तेरी बहन का सुहाग जरूर उजड़ जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अंत। लेकिन किसी दिन किसी भी रचना का इससे श्रेष्ठ पूर्णता नहीं हो सकती है। क्या बात। जिस हंसी खुशी के अंदाज के साथ में हमने व्यंग मखौल भरे में कविताओं की शुरुआत की थी, तो अंत में एक ऐसा संदेश मिला जो संदेश जन जन को प्रेरित कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये संदेश आप सब बुजुर्गों के हम युवाओं को प्रेरित करते हैं, तो हमको शोक रहित करते हैं। और इस शोक रहित क्षण में मैं बुलाना चाहता हूं महाराष्ट्र के गोंदिया से पधारे हुए हेमंत ईमानदार के पास में कि वो अपनी ईमानदारी भरी कविताओं को जरूर हम सकते हैं। बहुत बढ़िया यह महफिल सजी हुई है। मैं सीधे सीधे गीत पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है दोस्तों। अक्सर हम नौजवानों के साथ क्या घटनाएं होती है, वह घटनाएं मैं कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ कि हम जो संघर्ष करके इस जीवन के पड़ाव पर पहुँचते हैं, मगर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि माँ बाप पिताजी ये थोड़े उम्र में ज़्यादा होते हैं, उनको लगता है कि बच्चे हमारी नहीं सुनते, मगर बच्चे भी अपने माँ बाप के लिए कितना सोचते हैं। कविता के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच पंक्तियाँ रखता हूँ, सुनिएगा। कि कैसे बताऊं क्यों नहीं सोया मैं रात भर। लेटेस्ट रचना रखता हूँ भैया, बस ये पिछले 1 हफ्ते पहले की बात है। रविवार को सोमवार सुबह 4 बजे उठने के बाद मैं मंगलवार तक नहीं सोया। सुबह नौकरी पे जाना है, शाम को घर आना है, कविता लिखना है, फिर सुबह हो गई कविता लिखते लिखते, तो फिर पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि कैसे बताऊं क्यों नहीं सोया मैं रात भर, रोया मैं रात भर, जागा मैं रात भर, कि नींद मुझे आती नहीं, कि नींद मुझे आती नहीं। और दोस्तों देखिए क्यों नींद नहीं आती, कि बचपन गंवा दिया मैं सारा खेल छोड़कर। मुझे लगता है कि मैंने जैसे अपने बचपन गवाया, हर बहुत सारे सफल व्यक्ति ने भी अपना बचपन इस तरीके से गवाया होगा। दोस्तों आपके दिल की बात रखता हूं, अगर वो खेल याद आ जाए तो आप लोगों का समर्थन चाहूंगा। सुनिएगा कि बचपन गंवा दिया मैं सारा खेल छोड़कर, बचपन गंवा दिया मैं सारा खेल छोड़कर, और संगी बुलाते थे मुझे खेलेंगे बोलकर। कौन से खेल? कि छुपन छुपाई लंगड़ी टांग आंख मिचौली, अरे छुपन छुपाई लंगड़ी टांग आंख मिचौली, और खो खो कबड्डी गिल्ली डंडा चोर सिपाही, कि खो खो कबड्डी गिल्ली डंडा चोर सिपाही। पर मैं खेलने नहीं गया साहब, क्या किया कि सब खेल भुला सपने संजोया मैं रात भर, कि सब खेल भुला सपने संजोया मैं रात भर, सोया न रात भर, कि रोया मैं रात भर, कि नींद मुझे आती नहीं, कि नींद मुझे। अगला बंद रखता हूँ दोस्तों कि माँ बाप का भी संघर्ष कोई कम नहीं होता। तो माँ बाप क्या करते हैं, माँ क्या करती है स्पेशली, और पिता क्या करते हैं, पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि माँ मेरी सुबह 4 बजे उठती रोज रोज, माँ मेरी सुबह 4 बजे उठती रोज रोज, और हर काम सभी का वो पूरा करती खोज खोज, हर काम सभी का वो पूरा करती खोज खोज, और पापा भी निकलते सुबह आते हैं रात में, और किस्सा सुनाऊं कैसे यूं ही बात बात में, और गरीबी को सोच
गरीबी को सोच पल के भिगोया मैं रात भर, गरीबी को सोच पल के भिगोया मैं रात भर, सोया न रात भर, रोया मैं रात भर, कि नींद मुझे आती नहीं। जी जी जी, क्या बात। और दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा होता है दोस्तों? बहुत सारे लोग बोलते हैं माँ बाप बाप बेटे का होता है, मगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रिश्ता, कभी हूँ तो अलग जरूर सोचूंगा कि सबसे बड़े रिश्ता पति पत्नी का होता है, क्योंकि वो पराये घर से आती है और जीवन के उस पड़ाव पर साथ निभाती है जहाँ सारे अपने बेटे और बहुत सारे साथ छोड़ देते हैं, तब उस वक्त वह साथ निभाती है। इसीलिए मुझे लगता है कि वह रिश्ता सबसे बड़ा है। तो उस रिश्ते में भी समर्पण करता है बेटा, लेकिन बाप उन भावनाओं को नहीं समझ सकते। तो मैं आज अपने दिल की बात यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ कि जवानी निकल गई मेरी शर्मा के इस कदर, कि जवानी निकल गई मेरी शर्मा के इस कदर, और गर्लफ्रेंड छूट गई कि फिर आई ना कुछ खबर, कि गर्लफ्रेंड छूट गई कि फिर आई ना कुछ खबर। फिर ऐसा कर दिखाया कि 100 से भी ज्यादा रिश्तों का आया शगुन फिर, कि 100 से भी ज्यादा रिश्तों का आया शगुन फिर, और मैरिज अरेंज कर लिया माँ बाप के खातिर। और उस रात को क्या हुआ कि रो रो के अपना तकिया भी धोया मैं रात भर, कि रो रो के अपनी तकिया भी धोया मैं रात भर, सोया न रात भर, कि नींद मुझे आती नहीं। और आखिरी बंद आप लोगों के बीच रखता हूं दोस्तों कि ये सफलता की सीढ़ियों पर कैसे चढ़ा हूं, कि पाया सभी का प्यार नाम खुद कमाया है, कि पाया सभी का प्यार नाम खुद कमाया है, 27 की उम्र में खुद का घर बनाया है, 27 की उम्र में खुद का घर बनाया है, और बेटी है एक सीता सी पत्नी है साथ में, कि बेटी है एक सीता सी पत्नी है साथ में, और लक्ष्मण सभाई एक बहन एक बाग में, कि लक्ष्मण सभाई एक बहन एक बाग में। और क्यों रोया दोस्तों कि शादी का भार बेटी का, शादी का भार बेटी का ढोया मैं रात भर, सोया न रात भर, रोया मैं रात भर, कि नींद मुझे आती नहीं। बहुत सुंदर कविता कही है आपने हेमंत भाई, बड़े ईमानदारी से आपने अपने पिता तुल्य व्यक्तित्व के साथ बैठ करके अपनी मन की पीड़ा कही, बहुत ईमानदार हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि बेटियाँ हमेशा अपना भाग्य लेकर के आती हैं, अपने भाग्य से ही उनकी शादी होती है, अपने भाग्य से ही वो आपसे खर्च करवाती हैं। तो आप चैन से सोइएगा, आपकी बेटी अपने भाग्य से अपना सब कुछ करा लेगी। और उस अगले कवि के रूप में मैं आप सबके बीच में आमंत्रित करता हूँ कृष्ण मुरारी लाल मानव जी को कि वो आए और अपनी रचनाओं से हम सबको आनंदित करें। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष्ण मुरारी लाल मानव रामनगर एटा से भगवान कृष्ण के चरणों में एक छंद अर्पित करता हूँ। स्वागत है। कि मेरा दो बांसुरी बजैया बाल दाऊ जी को भैया, मेरी नैया को खे भैया मदन मुरारी है। मेरा दो बांसुरी बजैया बाल दाऊ जी को भैया, मेरी नैया को खे भैया मदन मुरारी है। दीन बंधु दीन द्वार आरजू आया है, लेके दीनानाथ दया करो सुध क्यों बेसारी है। कृपा करी कष्ट काटो बुद्धि और विवेक बांटो, लुटे लाज लेके आवो गरुड़ सवारी है। और मूढ़ मत बंद हूँ मैं मानव मनाऊं, तो एक करोड़ा निधान करो और ना खुआरी है, करोड़ा निधान करो और ना खुआरी है। और एक छंद और जी, स्वागत है। कि पार्थ को दिखाया रूप रण क्षेत्र में अनूप, वही दिव्य सा स्वरूप नाथ दर्शाइए। कि पार्थ को दिखाया रूप रण क्षेत्र में अनूप, वही दिव्य सा स्वरूप नाथ दर्शाइए। अत्याचार भ्रष्टाचार पल पल बढ़ रहा, फिर से सुदर्शन चक्र को उठाइए। आपस का भाईचारा लुप्त होता जा रहा है, भाई भाई में भरत जैसा प्यार लाइए। और मानव की कामना है पुत्रों को वो शक्ति दे दो, राष्ट्र हित मिटने की चाहपन पाइए। और एक छंद के माध्यम से मैं भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करने का प्रयास किया है मैंने।
के घुंघराली लट्टे काली मुख पे गजा बुलाली चाल चले मत वाली चित्त हु चुरात है के घुंघराली लट्टे काली मुख पे गजा बुलाली चाल चले मत वाली चित्त हु चुरात है और काली काली अखियों में कारी को रखा जल की गहरी सी झील जा में मन डूब जाता है कि चांद जैसो आनन है जग को लुभानन है मंद मंद हसीयत से मन लुभाता है। और नंद जी के आंगन में गोटुआ न खेले लाल यशोमती देखे देखे मन में से आते हैं यशोमती देखे देखे मन में से आते हैं। और एक छंद और में भगवान कृष्ण के लिख रहा हूँ। उस समय का लिखा है जब भगवान कृष्ण द्वारका चले जाते हैं और जब उन्हें मथुरा में ग्वाल और सभी का याद आती है तो उद्धव जी को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि एक पत्र लिखिए। जब उद्धव जी आते हैं तो वे एकांत में भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं तो उस समय भगवान योगेश्वर की क्या स्थिति है उसका मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है। के नैनन से नीर बहे मुख से न कुछ कहीं उद्धव को देख के अधर कांपने लगे। के नैनन से नीर बहे मुख से न कुछ कहीं उद्धव को देख के अधर कांपने लगे और पीड़ित वियोग से ही दुखी प्रेम रोग से ही आज योगी राज देखो मुख ढांकने लगे। योग का सदेशा लिखो उद्धव से कहे नहीं योग का सदेशा लिखो उद्धव से कहे नहीं आंसुओं की धार को पनार मापने लगे। और मानव की क्या मजाल प्रभु का अजीब हाल पाती लिखवाते श्याम पानी मांगने लगे। बहुत सुंदर। मानव जी ने हम सबके बीच में जो कृष्ण भक्ति के अपने छंद प्रस्तुत किए ये वाकई में अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है। और अभी जो समय चल रहा है वो कृष्ण जन्मोत्सव का भी चल रहा है, राधा जन्मोत्सव का चल रहा है। मानव जी के इस कृष्ण भक्ति के छंदों के बाद में मैं जुड़ना चाहता हूँ। अब समय है वीडियो सेगमेंट का और वीडियो सेगमेंट में इस बार हमारे बीच में पधारी हुई है हिसार से विनीता गोयल जी। आइए स्वागत करते हैं हम सब उनका जोरदार तालियों से। माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ, सतमोला कवियों की चौपाल मंच को प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। इश्क की अपनी कहानी ठीक है, इश्क की अपनी कहानी ठीक है, जैसी भी है जिंदगानी ठीक है। इश्क की अपनी कहानी ठीक है, जैसी भी है जिंदगानी ठीक है। ठीक है मौसम मोहब्बत का यहाँ, तेरी इतनी मेहरबानी ठीक है। ठीक है मौसम मोहब्बत का यहाँ, तेरी इतनी मेहरबानी ठीक है। 4 पंक्तियों में प्रस्तुत करती हूँ। अग्निपथ पर चले थे तुम्हारे लिए, अग्निपथ पर चले थे तुम्हारे लिए, सारे जग से लड़े थे तुम्हारे लिए, सारे जग से लड़े थे तुम्हारे लिए। एक पहेली से कम थे न हम जाने जा, एक पहेली से कम थे न हम जाने जा, कितने आसान हुए थे तुम्हारे लिए, कितने आसान हुए थे तुम्हारे लिए। अग्निपथ पर चले थे तुम्हारे लिए, अग्निपथ पर चले थे तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां और प्रस्तुत करती हूँ। चांद और ये सितारे है कुछ भी नहीं, चांद और ये सितारे है कुछ भी नहीं, ये फलक के नजारे है कुछ भी नहीं, ये फलक के नजारे है कुछ भी नहीं। बात इतनी सी कहनी है तुमसे हमें, बात इतनी सी कहनी है तुमसे हमें, हम सनम बिन तुम्हारे है कुछ भी नहीं, हम सनम बिन तुम्हारे है कुछ भी नहीं।
चांद और ये सितारे हैं कुछ भी नहीं, चांद और ये सितारे हैं कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। एक गजल से चंद अशार पेश करती हूँ। मतला ऐसे है। जिंदगी का तमाशा किया, बेवफा तुमने ये क्या किया। जिंदगी का तमाशा किया, बेवफा तुमने ये क्या किया। हमने सब कुछ तुझे मान कर, तुझको अपना खुदा था किया। हमने सब कुछ तुझे मान कर, तुझको अपना खुदा था किया। जितनी नफरत है तुझसे मुझे, इश्क भी बेतहाशा किया। जितनी नफरत है तुझसे मुझे, इश्क भी बेतहाशा किया। और टूटते टूट जाते मगर, टूटते टूट जाते मगर, खुद ने खुद पर भरोसा किया। टूटते टूट जाते मगर, खुद ने खुद पर भरोसा किया। जिंदगी का तमाशा किया, बेवफा तुमने ये क्या किया। जिंदगी का तमाशा किया, बेवफा तुमने ये क्या किया। हमने सब कुछ तुझे मान कर, तुझको अपना खुदा था किया। हमने सब कुछ तुझे मान कर, तुझको अपना खुदा था किया। सांसों ने सांसों से आज फिर एक नया सा बहाना किया। सांसों ने सांसों से आज फिर एक नया सा बहाना किया। और मक्ता ऐसे है। रूह किसकी इबादत में यूं, रूह किसकी इबादत में यूं, तुमने खुद से ही धोखा किया। रूह किसकी इबादत में यूं, तुमने खुद से ही धोखा किया। जिंदगी का तमाशा किया, बेवफा तुमने ये क्या किया। बेवफा तुमने ये क्या किया। बहुत शुक्रिया। एक शेर से अपनी बात को खत्म करती हूँ। हमने तुम्हारे इश्क का चर्चा नहीं किया, हमने तुम्हारे इश्क का चर्चा नहीं किया। तुम जानते हो रूह ने ऐसा नहीं किया, तुम जानते हो रूह ने ऐसा नहीं किया। विनीता जी ने जो कविता पढ़ी, गीत पढ़ा, वह वाकई में बहुत ही सुंदर और सुरीली आवाज है। मैं विनीता जी के इस वीडियो सेगमेंट के बाद में अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि आप सबके सम्मुख और रहूं, लेकिन इस वादे के साथ में मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं कि अगले कार्यक्रम में हम फिर आएंगे सतमोला कवियों की चौपाल को सजा करके। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सतमोला कवियों की चौपाल पिछले 19 वर्षों से लगातार लोगों को एक मंच देने का काम कर रहा है और इस मंच से आज कई ऐसे कवि आए हुए हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। अगर आपके मन में भी कहीं कवि हृदय निवास करता है और आप कविताओं को सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर 9711182183 मैं हिंदी में दोहराना चाहता हूँ 9711182183 पर आप संपर्क करें और
आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा यह बताएं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं। उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।